एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा, इसको हटा दिया जाएगा, रहे तो इसको हटा दी, कट करने भी तो पड़ेगा ना क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाने लगेंगे 2-4 लाइन के बाद फिर अच्छा लय पकड़ लेंगे। पर शुरू में भी तो लय देखेगा। और शुरू में हमरा से नहीं होता, शुरू में बका जाते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि बहुत कम लोग पढ़ाता है और जिसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। कोई भी एग्जाम देगा 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम इससे जरूर आएगा। और ये क्या है, ये जो चैप्टर है ये 2 सब्जेक्ट में आता है। पॉलिटी में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, साथ में किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो बहुत डार्क हो गया है पेन, इसको थोड़ा थिन करते हैं अच्छे से। यार गड़बड़े हो जा रहा है। उतने हो गया भैया और कम। हाँ उतने हो गए, जूम किए ना इसलिए वैसा दिख रहा है, जूम करने के कारण दिख रहा है। चलो तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ काट दिया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं नया चैप्टर। क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। इसी का एक और नाम क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कहने का मतलब अभी तो हम सिर्फ पढ़ दिए, पर समझने का ये बात है कि ये जो चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे डेवलप किया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, अभी पूरा तरीका से समझ में आएगा धीरे धीरे, पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप किया, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कॉन्स्टिट्यूशन एकाएक 1947 या 1950 को नहीं आ गया, 26 जनवरी 1950 को। इसको इन्फ्लुएंस क्या किया है, ब्रिटिश का बहुत सारा एक्ट्स आया, कानून आया ना, बहुत सारा कानून। जब ब्रिटिश 1600 में आया तो उस समय से ब्रिटिश का कानून आया और सब लोग इन्फ्लुएंस क्या किए, जाके कल्मिनेट हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले बहुत सारे ब्रिटिश एक्ट्स थे जो इनको इन्फ्लुएंस किया। तो ये जो चैप्टर है जिसका कि क्या नाम है, जिसका नाम रख सकते हैं, बहुत सारा नाम रख सकता है। जैसे कि अगर हम इसी चैप्टर को हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर दोनों सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिस्ट्री में भी नहीं समझ में आता, पॉलिटी भी शुरू यहीं से होता है और नहीं समझ में आता। तो ये क्या है, थोड़ा टफ चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो टाइम को उतना देंगे, थोड़ा सा टाइम को देंगे, क्योंकि ये कहाँ है, हिस्ट्री में तो है ही। हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। और पॉलिटी में पहला चैप्टर पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बैकग्राउंड रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तब भी पढ़ते हैं पॉलिटी में इस चैप्टर को। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इसको ये भी बोल सकते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। समझ गया कि ये चैप्टर है कहाँ, तो ये चैप्टर दोनों में है, हिस्ट्री में भी है और पॉलिटी में भी है। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब पॉलिटी में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से, पहला है चैप्टर। तो आइए पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं, हालांकि यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पर कुछ चीज़ें तो जरूर जानते हैं। जैसे कि 1600 वही साल था, 1600 जब ब्रिटिश क्या आया, भारत आया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना तो वो साल कौन सा था, 1600 साल था। तो 1600 में ब्रिटिश केम टू इंडिया एज EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ इंडिया में आया। मतलब इंडिया में आया मतलब इसका कोई व्यक्ति नहीं आया, पर ये एग्जिस्टेंस में आया। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में क्या हुआ, बना, किसके द्वारा, एक चार्टर ग्रांट हुआ, किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि इससे पहले कि हम रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करें, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये भी दिया हुआ है कि हमें सबसे पहले पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर अमेंडिंग एक्ट 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरह से दिया हुआ है पूरा जो हमें पढ़ना है, वो बाद में देखते हैं। पर इससे पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़े, इससे पहले कुछ बैकग्राउंड तो पढ़ना होगा कि ब्रिटिश कब आया, क्यों उसको ऐसा लॉ लाना पड़ा, वो तो यहाँ ट्रेड करने के लिए आया, उसको कानून बनाने का क्या जरूरत पड़ा, ये सब समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, किसके द्वारा, उनको एक चार्टर मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला। चार्टर मतलब जैसे कि लाइसेंस मिलता है, तो एक लाइसेंस मिला ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, क्या मिला, एक लाइसेंस मिला क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कि आप एक कंपनी बनाइए ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसका काम क्या रहेगा, ईस्ट में ट्रेड करने का। धीरे धीरे समय बढ़ता है और 1785 का दिन आता है। इससे पहले 2 इंपॉर्टेंट डेट था, 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, और इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या होता है, या 1765 में, 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होता है, 1765 में। और यही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी जिसके पास अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स था, यानी कंपनी किस लिए आया है 1600 में, जो कंपनी है ये 1600 में कंपनी क्यों आया है इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया,
कंपनी के रूप में आया ना, ट्रेड करने के लिए आया। लेकिन अब 1765 में जब ट्रीटी हो रहा है, जब ये बंगाल में युद्ध जीत चुका है, तब इसको क्या मिला? ट्रेडिंग राइट्स तो था इसके पास, अब इसको मिला है दीवानी राइट। जो कंपनी सिर्फ ट्रेड करने के लिए भारत में आया था, पहली बार उसे दीवानी राइट मिला। और दीवानी राइट का मतलब क्या होता है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। रेवेन्यू का अधिकार मतलब वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसी को सिंपल में बोल दिया सिविल जस्टिस। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूरा बंगाल में उस समय बिहार भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, आसाम भी था, ये सब एरिया पर, और बंगाल इंक्लूडेड, बांग्लादेश इंक्लूडेड, उस एरिया पर रेवेन्यू तो लेगा ही, साथ में क्या करेगा? वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा। जब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और रेवेन्यू लेगा, तब कंपनी क्या हो गया? अब कंपनी के पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट नहीं है, इसके पास दीवानी राइट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर है। एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, इसके लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? लॉ एक्सेट्रा लाना पड़ेगा। इसलिए ये पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1600 में तो आया कंपनी के रूप में, और 1600 से 1765 के बीच में सिर्फ कंपनी की तरह काम किया। लेकिन 1765 में जब इसको दीवानी राइट्स मिला, जिसमें इसको रेवेन्यू, सिविल, एडमिनिस्ट्रेशन पर जब इसको मिल गया अधिकार, तब अब इसमें क्या होगा? इसको गवर्न करना पड़ेगा। तो सिंस इसके बाद क्या हुआ? दे स्टार्टेड देयर रूल इन इंडिया। जब 1765 में इसको दीवानी राइट्स मिला, तो उसका एक रूल स्टार्ट हुआ ना इंडिया में। भले ही अभी सीमित एरिया पर हो, अभी भले उसको सिर्फ बंगाल का एरिया पर ही रूल करने का अधिकार मिला हो, बंगाल, उड़ीसा, बिहार एक्सेट्रा पर ही रूल करने का अधिकार मिला हो, लेकिन इसको भी गवर्न करने के लिए, इंडिया में इस एरिया को गवर्न करने के लिए किसको लाना पड़ेगा? दे ब्राउट मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी स्टडी इन दिस चैप्टर। उनको बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स लाना पड़ा, उसी को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा, अब समझ में आ रहा होगा। इसलिए लाना पड़ा कि पहले तो ये सिर्फ कंपनी था जो ट्रेड करने के लिए आया, व्यापार के लिए तो ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशंस का जरूरत नहीं पड़ता, एक्ट का जरूरत नहीं पड़ता, जिसको पार्लियामेंट पास करे। जितना भी एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट तक, सब कौन पास करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगा, क्योंकि उसी के अंदर ये कंपनी है ना। समझ रहा है कि ना? अब उस कंपनी के पास क्या अधिकार आया है? दीवानी राइट्स का अधिकार आया, एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार आया। इसलिए अब क्या होगा? अब उसको गवर्न करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट्स आएंगे। तो जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक एक्ट, तो उसमें दो तरीका का एक्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे द कंपनी रूल के अंदर जो एक्ट्स आया, और दूसरा क्राउन रूल के अंदर जो एक्ट्स आया, जो रूल्स आया, जो रेगुलेशंस आया। पहला किसके अंदर? कंपनी रूल के अंदर। हमको इतना विश्वास करके चलते हैं कि हिस्ट्री में कुछ मालूम होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जब 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब ये किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाया तो पार्लियामेंट ही, लेकिन ये पार्लियामेंट किसको रेगुलेट करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगा। लेकिन जब 1857 की युद्ध होती है, क्रांति होती है, और 1858 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके ये पावर, ये जो पूरा इंडिया का एरिया है, किसके अंदर चला जाता है? क्राउन के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है। क्राउन मतलब राजा के डायरेक्ट अंदर चला जाता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? क्राउन रूल बोलेंगे ना। अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कानून लाएगा क्राउन को रूल करने के लिए, मतलब इंडिया में जो एरिया है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कौन रूल लाएगा? पार्लियामेंट ही लाएगा। पर दोनों में अंतर है ना। यहाँ पर कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी है, इसलिए कंपनी का रूल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जब एरिया कैप्चर हो गया, तब उस समय भारत किसके अंदर चला गया? क्राउन के अंदर चला गया। 1858 के बाद जब पढ़ेंगे ये भी कि कैसे जाता है उसके अंदर, पर इतना जानते होंगे कि 1857 में क्रांति हुआ, उसके बाद 1858 का एक्ट आया, और उससे क्या कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जितना भी अधिकार था भारत में खत्म कर दिया गया, और भारत की जितना भी प्रॉपर्टी है सब क्राउन के अंदर दे दिया गया, यानी वहां के राजा के अंदर दे दिया गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्राउन रूल। तो 1858 से 1947 के बीच में जितना भी रूल्स आया, जितना भी कानून आया, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, सबको बोलते हैं क्राउन रूल। और उससे पहले 1857 तक, 1773 से 1858-57 तक जितना भी आया, उसको बोलते हैं कंपनी रूल, क्योंकि यहाँ पर भारत का मालिक कंपनी है, उसके बाद भारत का मालिक क्राउन हो गया। समझ रहा होगा। तो फिर बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड मतलब ये तो समझे, लेकिन समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था शुरू में। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है। इस कंपनी जब इंडिया में आया तो धीरे धीरे इंडिया में इसका 3 प्रेसिडेंसी बना, यानी 3 राज्य बना। जैसे अभी 3 राज्य है, 3 स्टेट है, 3 प्रोविंसेस है, उस समय इसका 3 प्रेसिडेंसीज था। 3 प्रेसिडेंसी मतलब 3 एरिया में इसका कंट्रोल हुआ, धीरे धीरे बढ़ के 11 एरिया तक गया। देखते हैं जब आज़ादी होते होते तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया में इसका रूल रहा, पर शुरुआती दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज था, मतलब 3 एरिया में कंट्रोल था। एक था बंगाल, एक था मद्रास, एक था बॉम्बे। और ये आपस में क्या था? इंडिपेंडेंट था। दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आजाद थे, यानी ये सेपरेट स्टेट की तरह बंगाल काम कर रहा है, ये एक सेपरेट स्टेट है, मद्रास एक सेपरेट स्टेट है, और बॉम्बे एक सेपरेट स्टेट है। तीनों में एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। हाँ, कोई आपत्ति के समय एक दूसरे से मदद मांग सकता है, पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि ये इसको निर्देश दे रहा है, ये इसको निर्देश दे रहा है, ऐसा कोई नहीं था। या ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये भी कोई सिस्टम नहीं था। ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ऐसा भी कुछ नहीं था। सिंपल क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में था शुरुआती दिनों में, तो इसके 3 प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी थे, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट की तरह काम करते थे। दे वर लाइक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट इन इट्स ओन, अपने आप में आजाद गवर्नमेंट थे।
संप्रभु गवर्नमेंट थे, एक दूसरे से बहुत कम रिलेशन था। रिलेशन मतलब एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड। तो इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा बना हुआ था। तो कोई भी कंपनी जब बनता है तो उसमें क्या रहता है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर रहता है। जो शेयर होल्डर्स रहता है उसी को क्या बोल रहा है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी बनाते हैं एबीसी कंपनी, इस कंपनी में अगर 100 करोड़ रुपया लग रहा है तो 10 लोग मिलकर बनाते हैं या 100 लोग मिलकर बनाते हैं तो सब क्या देंगे, 1-1 करोड़ देंगे। तो सबके पास क्या हो गया, इसका शेयर होल्डर सबका मालिक का कितना अधिकार हुआ, 1 करोड़ का अधिकार हुआ ना। सबके पास 1% शेयर है, इसी को क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। यानी कंपनी का मालिक कौन है, यहाँ पर एक मालिक ना है। जनरली हम लोग कंपनी बनाते हैं तो उसका एक ही मालिक होता है, पर अगर बड़ा पैसा लग रहा है, जैसे कोई बैंक खोल रहा है तो जितना भी बैंक देखते हैं उसमें क्या एक ही मालिक रहता है। या रिलायंस है तो क्या है, उसका सिर्फ मुकेश अंबानी मालिक है, उसका तो करोड़ों करोड़ में शेयर है। तो वो जो शेयर है, शेयर मतलब उसको कौन कौन उसका मालिक है, कौन कौन उसमें पैसा लगाया, सबको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। यही शेयर होल्डर्स का जो ग्रुप था उसको क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी थी, इसको बहुत लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए वो जो ग्रुप था, जो शेयर होल्डर्स का ग्रुप था, उसको क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। समझ रहा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर ये कंपनी बनाया, बहुत लोगों मिलकर कंपनी बनाया, उसी का ग्रुप को, वही कंपनी का ओनर्स को क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोल रहे हैं। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। ये कंपनी का जो शेयर होल्डर्स, कंपनी का जो मालिक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोल रहे हैं। तो ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है क्या है, ये शेयर होल्डर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है। मालिक एक नहीं है, सैकड़ों है, तो इसलिए सबको क्या बोलेंगे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपॉइंट करता था 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एनुअली। जो दिन, अब ये सैकड़ों जो मालिक है, ये तो नहीं दिन प्रतिदिन देखेगा कंपनी में क्या चल रहा है, ये देख सकता है। कोई कंपनी बनाया गया उसके लिए तो बहुत सारा सीए लगेगा, सीईओ लगेगा, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लगता है ना, जो उसका रोज दिन का ध्यान रखता है। मालिक तो हो सकता है कि पढ़ा लिखा भी ना हो, समझदार भी ना हो, उसके पास सिर्फ पैसा है, उन्होंने पैसा दे दिया। पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डे टू डे फंक्शनिंग, उसको कौन देखेगा, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि डे टू डे फंक्शनिंग को देखता था। और दे वर अपॉइंटेड एनुअली बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी नोन एज कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रोज दिन का काम कौन देखते थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स अभी भी होता है ना कंपनी में, तो उसी को क्या बोल रहा है, 24 था, इसलिए 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रोज दिन का, प्रतिदिन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन ऑफिसर्स बनेगा, इंडिया में क्या करेगा, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, ये सब का ध्यान कौन रखते थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इनको अपॉइंट कौन करते थे, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हर साल अलग अलग को अपॉइंट करता था, वही शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। इसलिए ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, जो प्रेसिडेंसी में गवर्नमेंट है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति, क्योंकि यही रोज दिन का काम संभाल रहा है ना। कंपनी का मालिक तो रोज दिन का काम नहीं संभाल रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम संभाल रहा है। तो ये कौन है, ये जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि अगर ये चाहेगा तो इसको हटा सकता है, तो इसको जवाबदेही किसके प्रति देना है, इसी के प्रति देना है। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंसी था, इस प्रेसिडेंसी, ये तो समझ गया 3 प्रेसिडेंसी था ये सब। अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में पहला रेगुलेटिंग आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली बार कानून लाता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्टर करने के लिए, रूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई, उनको सुधार करने के लिए लाया गया एमेंडिंग एक्ट 1781। हालांकि इसको बहुत कम देखेंगे क्योंकि ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो 1-2 पॉइंट देख लेंगे, दिया हुआ ज़्यादा रहेगा लक्ष्मीकांत में, पर हम लोग कम देखेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ सुधार करने के लिए लाया गया एक्ट, एमेंडिंग एक्ट, इसको देखेंगे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 देखेंगे, बहुत छोटा सा एक्ट है, 2 पॉइंट है सिर्फ, कॉर्नवालिस से रिलेटेड, तो ये देखेंगे। फिर चार्टर एक्ट 1793 देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 देखेंगे, चार्टर एक्ट 1853 देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 20 साल में चार्टर एक्ट आ रहा है, यानी 20 साल में कंपनी का जो टेन्योर था, कंपनी का जो परमिशन था ईस्ट की तरफ ट्रेड करने का, उसको बढ़ाया जा रहा है चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट 1793 आएगा तो क्या बोलेगा, 20 साल के लिए आपका ट्रेड करने का जो मोनोपोली है, क्योंकि ईस्ट में सिर्फ अकेले यही ट्रेड करते थे, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं, तो यही सिर्फ ट्रेड करते थे, उसको बढ़ाया गया 20 साल के लिए। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, उससे फिर 20 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर इस तरह से देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको खत्म कर दिया जाता है, और पूरा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉपर्टी है, जो एरिया कैप्चर किया, वो क्राउन के पास चला जाता है। इसलिए हम लोग पढ़े कि इससे पहले वाला जितना कानून है, ये कंपनी एक्ट भी पढ़ते हैं, कंपनी रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपनी के अंदर जब कंपनी का रूल था तभी आया। तो यहाँ से ये अलग है, क्योंकि ये कंपनी जब रूल में था, कंपनी जब पावर में था तभी आया, और इसके बाद अब कौन आ गया, क्राउन आ गया।
जो भारत में जितना भी प्रॉपर्टी है, भारत में जितना भी एरिया कैप्चर किया है, वो सब क्राउन के अंदर है, इसलिए इसका देख रेख कौन करेगा? क्राउन करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, और फाइनली देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब देश आजाद हो जाएगा। तो इतना जो एक्ट आया है, सभी जितना भी कानून है सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लाया है। बस यहाँ पर किसको रेगुलेट कर रहा है? कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। और यहाँ से किसको रेगुलेट कर रहा है? भारत में जो प्रॉपर्टी क्राउन के अंदर है, जो एरिया क्राउन के अंदर है, उसके लिए रूल्स ला रहा है। इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था सर्कमस्टांसेस उस समय भारत का, जिसके कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा? आखिर कुछ तो वजह होगी जिसके कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। अभी तक 1600 से देख रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी भारत में ट्रेड कर रही है। 1700 कब तक? 1764 तक। 1765 में पहली बार उसे क्या मिला? दीवानी राइट्स मिला, एडमिनिस्टर करने का और रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला बंगाल में पहली बार। लेकिन 1765 में नहीं आया, 1773 में आया। क्या कारण था, इसके बारे में देखते हैं। तो सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सिंपल समझे तो व्हाई दिस एक्ट वाज ब्रॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय इस एक्ट को क्यों लाया गया? तो पहला बोल रहा है द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड इट आल्सो लेड टू द ऑपरेशन ऑफ द पीपल बाय बोथ इंडियन नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स। हम लोग पढ़े हैं कि 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, और 1765 में जब ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उस समय से लेकर 1772 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट रहा, द्वैध प्रशासन रहा। डुअल गवर्नमेंट मतलब रूल ऑफ टू। एक तरफ तो नवाब इंडियन को बना दिया गया, लेकिन जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है ये सब ब्रिटिश खुद के अंदर रखा। यानी कि पैसा ब्रिटिश कमा रहा है, लेकिन सबको एडमिनिस्टर कौन करना है? इंडियंस को करना है। यही द्वैध प्रशासन हो गया ना, डुअल, दो का रूल हो गया। ब्रिटिश तो रूल कर ही रहा है, किस सेंस में कि ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। इंडियन भी रूल कर रहा है, किस सेंस में कि इसको लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, इसको लॉ एंड ऑर्डर। यही नवाब है। लेकिन नवाब कैसा है? जिसके पास कुछ पैसा ना, इसको एक भी रुपया के लिए ब्रिटिश के सामने भीख मांगना पड़ेगा। इस प्रशासन से किसी को भी खुशी नहीं होगी। ये जो इस तरीके का सिस्टम है, इससे पूरा जो बंगाल का लोग है उनको दिक्कत होगा, क्योंकि जो जिम्मेदार है उसके पास पैसा नहीं है, और जो जिम्मेदार नहीं उसके पास पैसा है। बिना जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या, करप्ट बन जाएगा ना। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट करप्शन। तो ये पूरा क्या हो गया? करप्ट हो गया ब्रिटिश। यानी कि ये सिर्फ पैसा ले रहा है, जिम्मेदारी कुछ है नहीं। तो इसके कारण ये जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट कब बना? 1765 में बटा, 1765 में। 1765 में कब बना? 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, किसके से? शाह आलम द्वितीय था और ब्रिटिश था, ये सब था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, उसके बाद 1765 से 1772 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट रहा। डुअल गवर्नमेंट का मतलब दो का रूल रहा। दो का रूल मतलब एक तरफ इंडियन राजा थे जिसको नवाब बनाया गया, और ब्रिटिश जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, पैसा कलेक्ट कर रहा था। दो का रूल है। इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई पोस्ट नहीं है। अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं दे और सिर्फ पैसा दे दे, सिर्फ उसका बेनिफिट दे दे, तो कितना मजा आएगा। राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का पैसा हमें मिले तो बहुत फायदा है। राष्ट्रपति भवन में हम रहें और कुछ नहीं करना है, दिन भर ताश खेलना है, तो बहुत मजा है। तो इसी तरह ब्रिटिश है, इसको ये नवाब है नहीं, इसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। और यहाँ जो नवाब है इंडियन, ये क्या कर रहा है? इसके पास पैसा नहीं है, तो राष्ट्रपति बना दे जिसको कि छोटा सा घर में रखे, और उसके पास सब लोग ऑफिसर्स आके मिले, जितना भी डिग्नेटरीज हैं सब आके मिले, लेकिन उसके पास 1 रुपया चाय पिलाने का पैसा नहीं, तो कैसा राष्ट्रपति है? वही यहाँ हुआ। इससे क्या हुआ? दिस डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्रिएटेड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इससे होगा। एंड इट ऑल्सो लेड टू द ऑपरेशन ऑफ द पीपल बाय बोथ इंडियन नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और इससे जनता का ऑपरेशन हुआ, जनता का कुछ भी भला नहीं हुआ, पूरा गरीबी बढ़ा। कहीं पर रोड वोड का कुछ नहीं बनना, नहर का कुछ नहीं बनना, और जनता के भलाई के लिए कोई भी काम नहीं होना, क्योंकि जो राजा है उनके पास पैसा नहीं है, जो राजा नहीं वो पैसा लेके भागा है। पीपल वर रिलिंग, इसी समय 1773 के पास ही क्या हुआ कि पीपल वर रिलिंग अंडर फाइनेंशियल क्रंच। उसको पैसा का बहुत दिक्कत था 1773 के पास। और इतना ही नहीं, द ग्रेट फेमिन ऑफ 1770 डिवास्टेटेड देम। इसी समय ग्रेट फेमिन आया, बहुत तगड़ा क्या आया? भूखमरी आया, फेमिन आया, सूखा पड़ा 1770 में। और इससे लोग क्या हो गया? लोग का खाने के लिए तरस गया, बहुत ज्यादा हत्या हुआ, बहुत ज्यादा मृत्यु हुई। तो ये सबसे क्या है? बंगाल का लोग में अशांति फैल रहा है, ब्रिटिश के प्रति नफरत फैल रहा है। तो इसके लिए ब्रिटिश को क्या लाना पड़ेगा? रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ेगा। द करप्ट सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश नवाब इन इंग्लैंड। ये जो सर्वेंट्स था कंपनी का, जो सर्वेंट्स था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव इस समय ट्रीटी में शामिल था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जैसे रॉबर्ट क्लाइव शामिल था। प्लासी लूट इसी समय हुआ है। प्लासी, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसमें बहुत ज्यादा लूटा गया।
पैसा लूटा गया, क्योंकि जो बाद में राजा बनेगा उससे बहुत सारा पैसा लेगा। तो ये जो करप्ट सर्वेंट्स थे कंपनी का, इसको पॉपुलरली नवाब, इंग्लिश नवाब बोलते थे इंग्लैंड में। इतना करप्ट थे कि इंग्लैंड में फेमस थे, उसको इंग्लिश नवाब बोला जाता था इंग्लैंड में। और ये करप्शन को देख के वहां का जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वहां के जो नेता है, क्या बर्दाश्त कर लेंगे कि छोटा सा ऑफिसर आज इतना पैसा कमा रहा है, इतना करप्शन कर रहा है। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी क्या करेगा, और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर ड्यू टू द करप्शन, कंपनी में इतना ज्यादा करप्शन था कि कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, कंपनी बैंकरप्ट होने वाला था। 1772 में कंपनी एक लोन के लिए, 1 मिलियन पाउंड लोन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा। एक कंपनी जो अभी प्लासी में इतना पैसा लूटा है, एक कंपनी जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जिसके पास दीवानी राइट्स मिल गया, रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा बंगाल का एरिया में, बंगाल मतलब बंगाल, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इतना बड़ा एरिया में जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है, वो कंपनी अभी लोन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगा कि नहीं करेगा, रेगुलेटिंग एक्ट आने की जरूरत है अभी कि नहीं है, क्योंकि सिचुएशन उस तरीका से था। पहला तो डुअल गवर्नमेंट इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया और जनता का कुछ भी भलाई नहीं हुआ, जनता का ऑपरेशन हुआ, जनता को सताया गया, मारा गया, पीटा गया, जनता का भलाई के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। तो ये एक दिक्कत थी उस समय की। उस समय ही फाइनेंशियल क्रंच था, उस समय ही पैसा का दिक्कत था, उस समय ग्रेट फेमिन था, सूखा पड़ा, और उससे जनता का मोरल और डाउन हुआ, जनता और बर्बाद हुए। और साथ में क्या हुआ, जो इंग्लिश कंपनी का जो सर्वेंट्स थे वो करप्ट थे, इतना करप्ट थे कि उसको इंग्लैंड में इंग्लिश नवाब के नाम से जाना जाता था। इस करप्शन से भी वहां के लोग, वहां के नेता, वहां के जो पार्लियामेंट्रियंस है, जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं होगा ये बात। और वो रेगुलेट करने के लिए, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसका अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसका ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसका ऑफिसर्स को करप्ट से बनाने से रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ेगा, और वही लाया। सो दिस सिचुएशन एंड दिस लॉजिक्स, दिस रीजन्स, या फिर दीज एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वर करप्ट, ये इनफ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कि टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड क्रॉस एग्जामिन द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल, कि इसका ऑफिशियल्स क्या दिक्कत कर रहा है, क्या रॉन्ग डूइंग्स कर रहा है, कि पैसा तो खुद कमा रहा है और बदनाम कौन हो रहा है, ब्रिटिश बदनाम हो रहा है, ब्रिटेन बदनाम हो रहा है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या लाया पड़ा, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये रीजन था क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा, जो कि जनरली नहीं दिया हुआ रहता है, पर क्योंकि हम लोग ज़्यादा अच्छा से समझ रहे हैं, एक बार समझ लेंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब समझ लेंगे तो याद होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, 80-90% याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट होगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन कारणों से लाना पड़ा। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या, इसके अंदर जब रेगुलेटिंग एक्ट तो कोई कानून है, इस तरह के कानून है, इसमें लिखा हुआ रहेगा बहुत सारा बात, ऊपर में रेगुलेटिंग एक्ट लिखा हुआ रहेगा, नीचे लिखा हुआ रहेगा बहुत सारा। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, इसका फीचर्स क्या था। पहला फीचर ये था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब किताब में रहेगा, इसको याद करना, कभी भी पूछ सकता है। पहला यही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी देखे कि 3 प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश के अंदर, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर रहेगा, तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर रहेगा, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, आजाद है, तीनों सोरेन स्टेट है। सोरेन स्टेट मतलब संप्रभु है, अपने आप में क्या है, अपने आप में आजाद है, अपने आप में खुद एक्शन ले रहा है, खुद सक्षम है, किसी को इंटरफेयर नहीं करना है। तो 3 प्रेसिडेंसी और तीनों में क्या है, तीनों में गवर्नर है। अब क्या किया, ये जो बंगाल का गवर्नर है इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले तो सिर्फ गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था, अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और दूसरा कौन रहा, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे उसी तरह रहा, लेकिन इधर क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। समझ रहे हैं कि ये जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया तो इसका पोजीशन क्या है, बाकी दोनों से ऊपर हो गया, दोनों तो सिर्फ गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ गए कि बंगाल का जो गवर्नर है वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी दोनों गवर्नर से ऊपर हो गया। तो वही है, इट मेड गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे सब सर्विएंट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर जनरल, जो गवर्नर है मद्रास और बॉम्बे का, इसको किसका जूनियर बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अब सिचुएशन बदल गया, अब हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके नीचे काम कौन कर रहा है, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ऐसा हो गया सिचुएशन, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या है, ऊपर चला गया, और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थोड़ा नीचे रह गया। ठीक, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो अभी तक तो बंगाल का क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। पहली बार तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोल रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहा है, क्योंकि अभी तक जो गवर्नर था सिर्फ बंगाल का, उसको अब पोस्ट दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, वारेन हास्टिंग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ऊपर से लेकर यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक में, कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हास्टिंग। या पहली बार गवर्नर जनरल बंगाल का कब बने, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे पहले बंगाल में क्या हुआ करते थे, सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे। पहली बार
बाकी दो गवर्नर क्या है, इनके जूनियर हैं। अभी तक तीनों गवर्नर समान होता था, अब बंगाल का गवर्नर क्योंकि गवर्नर जनरल बन गया तो तीन गवर्नर जनरल जो बंगाल का है वो बाकी दो से ऊपर आ गए। ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शायद नहीं लिखा हुआ है, पर दोनों गवर्नर जनरल क्या हो गए, इनके नीचे चले गए, सब सर्वियंट्स बना दिया गया। बाकी दो गवर्नर को क्या बना दिया गया, हाँ यहाँ लिखा हुआ, इट मेड गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे सब सर्वियंट टू द गवर्नर जनरल बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऊपर है और बाकी दो नीचे हैं। ठीक है, ये समझ में आता है। फिर एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल बंगाल। अब इतना बड़ा बंगाल का एरिया है, इसमें एक गवर्नर जनरल है, क्या अकेले पूरा बंगाल को संभाल लेंगे? नहीं, तो इसके लिए इनका क्या रहेगा, एक काउंसिल रहेगा जिसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि इसको लॉ को क्या करना है, लागू कराना है, इसलिए गवर्नर जनरल का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाया गया। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य रहेंगे, 4 सदस्य रहेंगे, यानी टोटल गवर्नर जनरल्स, इसको बोल सकते हैं गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें टोटल 5 सदस्य हो गए, एक तो गवर्नर जनरल रहेंगे और 4 और सदस्य। तो अब क्या है, ये जो गवर्नर जनरल बंगाल में गवर्नर जनरल है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया में गवर्नर जनरल खुद नहीं रूल कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ उनका एक काउंसिल बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। उसके लिए एक काउंसिल बनाया गया, उनको सपोर्ट करने के लिए 4 आदमी को और दिया गया। यही 4 आदमी को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और अब डिसीजन कैसा होगा, डिसीजन होगा गवर्नर जनरल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन लेगा। गवर्नर जनरल सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेगा, इसके साथ 4 लोग और हैं, समझ गया कि ना। तो एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल बंगाल। अगर अब इधर ये 4 में 3 एक तरफ हो गए और गवर्नर और एक इधर रहा 2, तो कौन डिसीजन, इसका डिसीजन भारी पड़ेगा, यानी गवर्नर जनरल का जो पावर था वो क्या हो गया, कम हो गया। ये देखेंगे कि इसका कमी था, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, ये जो दिया गया है कि एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल बंगाल, ये दिक्कत था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर नहीं दिया। आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर यही जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज क्या था कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता इन 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो ये यही रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बोला कि 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 में आ रहा है, पर बोल रहा है कि यही रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कहाँ, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम, अभी के जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, बस सिंपल एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, नाम उसका सुप्रीम कोर्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दिया हुआ था, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कहाँ, कलकत्ता में। सिंपल सी बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 3 अदर जजेस रहेंगे, जिसको प्यूनी जजेस भी बोलते हैं। तो एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 3 अदर जज रहेगा, मतलब 3 सिंपल जज रहेगा, उसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा। और इसका पहला चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछ सकता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया, उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट की बात रखी गई, जो 1774 में बनाया जाएगा, कलकत्ता में बनाया जाएगा। उसमें एक चीफ जस्टिस रहेंगे, 3 अदर जजेस रहेंगे। ये चीफ जस्टिस पहला कौन बने, तो एलिजा इम्पे बने। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर अगला है कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। इसीलिए तो ये एक्ट को लाया ही गया है, क्योंकि इसका जो कंपनी का सर्वेंट्स था, कंपनी का जो नौकर था, जो ऑफिसर्स था, सर्वेंट्स था कंपनी का, कंपनी के अंदर जो काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ब्राइब ले रहा था। ये क्या कर रहा था, गिफ्ट ले रहा था इंडियन लोगों से, प्रेजेंट्स ले रहा था। ये क्या कर रहा था, प्राइवेट ट्रेड कर रहा था। प्राइवेट ट्रेड कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट ट्रेड का सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंपनी खोलते हैं, क्या कंपनी का नाम है, एबीसी। एबीसी कंपनी है, ये क्या चीज़ का कंपनी है, मैंगो का कंपनी है। हम लोग आम सप्लाई करते हैं यूएसए में, ठीक। एबीसी कंपनी है, इसमें मैंगो है और हम लोग यूएसए सप्लाई करते हैं। अब इस कंपनी का हम एक ऑफिसर हैं, यानी कि हम एक शिप लेके जा रहे हैं, पूरा शिप लेके जा रहे हैं और उसमें क्या भरा हुआ है, मैंगो भरा हुआ है। हमको कहाँ पहुंचाना है, यूएसए में पहुंचाना है। और यूएसए में हम ये मैंगो को क्या करेंगे, बेच के पैसा कमाएंगे। पर मान लो कि हम अपना भी एक बोरा मैंगो इसमें रख लिए, एक बैग मैंगो रख लिया और उसको भी कहाँ पहुंचा दिए, अमेरिका। तो ये प्राइवेट ट्रेड हो गया ना, कंपनी का ट्रेड तो हो रहा है, साथ में प्राइवेट ट्रेड हो रहा है। अगर ऐसा परमिशन दिया जाता है कि हम अपना भी सामान इसमें ले जाके वहां बेचे, तो कंपनी का सामान पर कम फोकस रहेगा, हमारा अपना सामान पर कम फोकस रहेगा। इससे तो कंपनी को नुकसान होगा ना, इससे कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। इसी को बोलते हैं प्राइवेट ट्रेड, कि कंपनी का ट्रेड हो रहा है, साथ में खुद का ट्रेड कर रहा है। तो यही जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसमें क्या मना किया गया, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स, जो ऑफिसर है कंपनी का, फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, कि प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ कंपनी का ट्रेड करो। तुम कंपनी के लिए गया, चाय लेके आ रहा है इंडिया से, चाय ब्रिटेन लेके जा रहा है, तो वो चाय लेके जाओ कंपनी के नाम पर, तुम अपने लिए अलग से 2 टैंकर ने रख लो और चाय को पहुंचाओ और खुद प्रॉफिट कमाओ। तो इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, और साथ में कि कोई ब्राइब, ये कोई घूस ना ले, कोई प्रेजेंट्स ना ले, कोई गिफ्ट ना ले नेटिव से। समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, अभी देखें, फिर से देख लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है,
जो इसका मालिक है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खोला है, उसको क्या बोलेंगे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इसको क्या बोलेंगे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स ऐसा लिखा हुआ रहता है। प्रोप कोई भी दुकान के आगे लिखा हुआ रहता है ना, क्योंकि वो मालिक है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो मालिक है, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। लेकिन ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एनुअली 24 लोगों को अपॉइंट करता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि डे टू डे फंक्शनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन ऑफिसर जाएगा, उसका पोस्टिंग कहां पर होगा, उसको कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, इंडिया में और कौन से काम होंगे, कौन सा ट्रेड करना चाहिए, चाइना से कौन सा ट्रेड करना चाहिए, चाइना में कैसे ओपीएम सप्लाई करना चाहिए, अफीम कैसे बढ़ाना चाहिए, इंडिया में कैसे तंबाकू का खेती कराना चाहिए, ये सब निर्णय कौन लेता है? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? तो यही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इसको बोला गया कि तुम्हें हर रिपोर्ट करना है, किसमें? रेवेन्यू मैटर हो, सिविल मैटर हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो ब्रिटेन में ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ रह रहा है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहाँ रह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है? ब्रिटेन में। तो सब ये लोग कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जितना भी मालिक है सब ब्रिटेन में, सब अंग्रेज है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ है? सब अंग्रेज है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ है? अंग्रेज वहाँ ब्रिटेन में है। वहाँ का जो सरकार है, जैसे अभी ऋषि सुनक कुछ समय पहले वहां का प्रधानमंत्री था, तो गवर्नमेंट ब्रिटिश का गवर्नमेंट कौन हो गया? ऋषि सुनक। अभी कियर स्टारमर है, तो वहां का गवर्नमेंट में कौन आ गया? कियर स्टारमर। और उसके साथ जितना भी है, जैसे कैमरून उसका फॉरेन मिनिस्टर है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का। यानी वहां का सरकार, ब्रिटेन का सरकार को कौन निर्देश देगा, कौन बताएगा? यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, क्या मिलिट्री एक्शन लिए, कहां पर युद्ध हुआ, कहां पर सिविल काम में क्या किए, कहां रेवेन्यू अफेयर्स में क्या किए, कितना पैसा कलेक्ट किए। ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देना है किसके पास? सरकार के पास। इससे क्या सरकार कर रहा है? इससे कंपनी को कंट्रोल कर रहा है कि कंपनी का एक भी एक्शन हमारी नजर से बचा ना रहे, कंपनी का एक भी सर्वेंट्स, एक भी ऑफिसर्स करप्ट ना बने। समझ रहा है? इसको कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये लोग इतना करप्शन किया था, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया था, इसके कारण कंपनी को ये सब फीचर्स लाना पड़ा था। एक बार फिर से देखते हैं फीचर्स बहुत शॉर्ट में, कि ब्रिटेन में, बंगाल में उस समय 3 प्रेसिडेंसी था इंडिया में, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर हुआ करते थे, तीनों एक दूसरे से आजाद था, तीनों अपने आप में डॉन थे, तीनों अपने आप में सोरेन थे। जैसे इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, ये सब सोरेन स्टेट है, उसी तरह सोरेन थे, एक दूसरे पर कम निर्भर थे। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर है, इसको पहली बार रेगुलेटिंग 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी इसको बाकी दोनों से सुपीरियर बना दिया गया। और गवर्नर जनरल क्योंकि इतना बड़ा एरिया को खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। सिंपल 4 आदमी दिया गया, जिसका नाम रख दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल दिया गया 4 व्यक्ति का, और अब ये 4 प्लस गवर्नर जनरल मिलकर यहाँ निर्णय लेंगे। समझ गए? और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कलकत्ता में, और उस सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज रहेंगे और एक चीफ जस्टिस रहेंगे। और पहला चीफ जस्टिस कौन बने? एलिजा एम्पे। तो समझ गया होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर्स मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को क्या किया गया? नीचे रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? वारेन हास्टिंग्स थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 सदस्य के थे, क्रिएट किया गया किनको असिस्ट करने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अकेले रूल करने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको क्या दिया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया 4 सदस्य का। और इसी से स्टेब्लिशमेंट का बात रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट होगा कलकत्ता में, होगा 1774 में होगा। एक चीफ जस्टिस रहेंगे, 3 अदर जजेस रहेंगे, एलिजा एम्पे पहला जज बनेंगे। कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट से सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट की बात किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनना था, कहाँ बनना था? कलकत्ता में बनना था। कब बनना था? 1774 में बनना था। कितना जजेज होने की थी? 3। कितने चीफ जस्टिस रह सकते थे? 1 चीफ जस्टिस पहला कौन बने? एलिजा एम्पे। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में। और ये सर्वेंट्स की कंपनी को कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने से और ब्राइब यानी कि घूस लेने से मना किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इंग्लैंड में रहते थे, उसको क्लियर निर्देश दिया गया कि आप रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर और मिलिट्री अफेयर्स में इंडिया में कोई भी इस तरह का अफेयर्स हो रहा है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट कीजिए। अब शॉर्ट में 2 पॉइंट इससे रिलेटेड और पढ़ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इतना जो रेगुलेटिंग एक्ट चिल्ला कर पढ़े हैं कि इसका फीचर्स क्या था, ये किस सर्कमस्टांसेस में लाया गया, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या फायदा है, क्या कुछ फायदा हुआ रेगुलेटिंग एक्ट आने से? तो बहुत सारा फायदा हुआ। जैसे इट वाज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थे, इंडिया में जो ब्रिटेन का कंपनी एक जो भारत में ट्रेड करने के लिए आया, और अब वो उन्होंने क्या किया? बहुत सारा एरिया अपने अंडर कर लिया, बहुत सारा एरिया जीत लिया। इसको तो कंट्रोल करने का पहला कोशिश ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कब किया गया, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब किया गया?
यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम करने की कोशिश, लगाम कसने की कोशिश रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, और इसके बाद इस तरीका से उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया कि हर 10 साल में 20 साल में एक लॉ ला के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जब तक कि पूरी तरीका से भारत से छोड़ कर नहीं चले गए, या पूरी तरह से कंपनी जब 1858 में खत्म नहीं हो गए और क्राउन के अंदर नहीं चले गए। क्राउन के अंदर जाने का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको बाद में देखते हैं। पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पहला कोशिश यही था। फिर इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो ब्रिटेन का गवर्नमेंट को यह तो पता था कि यह भारत में किस लिए जा रहा है, सिर्फ ट्रेड करने के लिए जा रहा है, सिर्फ व्यापार करने के लिए जा रहा है, सिर्फ इसका कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। पर पहली बार ब्रिटेन का गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ ट्रेडिंग, सिर्फ कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट भी है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ का एक बहुत बड़े प्रोविंस का क्या बन बैठा है, राजा बन बैठा है, बहुत बड़े प्रोविंस में इसका कंट्रोल है, उसका रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहा है, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिम्मेवारी किसके अंदर है, इसके अंदर है। वहां पर ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेंगे, यही अपॉइंट करेंगे। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कमर्शियल और ट्रेडिंग इंटरेस्ट के लिए आया था। पहली बार उसको क्या लगा, पहली बार गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट है, वो रिकॉग्नाइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं है, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट भी है, इसका भी फंक्शन है। तो इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 3 प्रेसिडेंसी था। एक प्रेसिडेंसी है बंगाल, एक प्रेसिडेंसी है बॉम्बे, एक प्रेसिडेंसी है मद्रास। ऐसा 3 प्रेसिडेंसी है। तीनों एक दूसरे से क्या है, आजाद है। तीनों अपने आप में क्या है, सोरेन है। सोरेन का मतलब संप्रभु है, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। यानी ये कैसा रूल हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड हुआ। 3 सेंटर बना हुआ है रूल का, 3 सेंटर है। अब ये दोनों से पावर लेके किसके पास दिया जा रहा है, बंगाल के पास दिया जा रहा है। यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, एक सेंटर की तरफ केंद्रीकरण हो रहा है पावर का, एक केंद्र की ओर तरफ लेके जा रहा है। पहले जो पावर 3 सेंटर में था, अब यहां से पावर लेके एक सेंटर की तरफ लेके जा रहा है। यानी सेंट्रलाइजेशन करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसका पहला स्टेप भी यही था कि यहां से अब धीरे धीरे क्या करेगा, और सेंटर पर यहां पर ज्यादा पावर आएगा तो और सेंट्रलाइजेशन पावर का होगा। यानी कि बहुत सारे केंद्रों से, बहुत सारे बंगाल और मद्रास से पावर लेके बंगाल में दे दिया गया। यानी कि अब 3 पावर सेंटर नहीं रहा, बल्कि एक पावर सेंटर रहा, क्योंकि यही इसके अंदर ही इसको काम करना है बहुत सारे मामलों में। तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो ये 3 इंपोर्टेंस पड़ते रेगुलेटिंग एक्ट का, कि ये पहला कोशिश थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अफेयर को रेगुलेट करने की कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार रिकॉग्नाइज करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है। पॉलिटिकल फंक्शन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है, क्योंकि वहां पर एक बड़े से एरिया में कब्जा कर लिया, वहां का रेवेन्यू अधिकार इसके अंदर है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का भी फंक्शन इसी के अंदर है। और पहला स्टेप था जब इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया में शुरुआत की। पर कुछ दिक्कत रही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, यही डिफेक्ट्स के कारण, यही जो दिक्कत रही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसी के कारण क्या लाना पड़ा, एमेंडिंग एक्ट लाना पड़ा। इसको बदलाव करने के लिए एक एक्ट लाना पड़ा, जिसको बोलते हैं एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, क्योंकि वो 1771 में आता है। इसको भी पढ़ेंगे कि इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसमें कुछ डिफेक्ट रह गया, और यही डिफेक्ट के कारण क्या लाना पड़ा, एमेंडिंग एक्ट लाना पड़ा। इसमें बदलाव करने की कोशिश की गई। तो क्या दिक्कत रही जिसके कारण कि इसको चेंज करने की कोशिश करनी पड़ी। हालांकि एमेंडिंग एक्ट बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या डिफेक्ट था, क्योंकि ये पहला भी एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, पहला एक्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिए, डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, क्या कारण था जिसके कारण आया ये भी पढ़ लिए। पर बाकी सब एक्ट में ये सब नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब में बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम था। देयर वाज नथिंग व्हिच कुड एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। ये सब एक्ट इसलिए लाया गया, क्या, क्यों, क्योंकि बंगाल में ऐसा बोला गया कि बंगाल में क्या है, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट है, जिससे भारतीय लोगों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, भारतीय लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी पड़ रही है। पर इस एक्ट में भारत के लिए तो कुछ है ही नहीं, भारतीयों के लिए कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं भारतीयों को दिया जा रहा है। भारत के लिए कुछ भी कानून में एड्रेस नहीं किया गया, सिर्फ ब्रिटिश सर्वेंट्स के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट खोला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए खोला, अपने लिए खोला। यानी कि बात तो किया गया कि यहाँ डुअल गवर्नमेंट के कारण बहुत दिक्कत है, बात तो किया गया कि यहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच है, बात तो किया गया कि यहाँ पर फेमिन आया, जिसके कारण भारत के लोगों को बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ रही है। लेकिन इन दिस एक्ट देयर वाज नथिंग व्हिच कुड एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया, देयर वाज नथिंग फॉर इंडियंस, देयर वाज नथिंग फॉर इंडिया। दिस एक्ट वाज ओनली प्योरली फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस एक्ट वाज डिफेक्टिव। ये एक्ट डिफेक्टिव था बिकॉज देयर वाज नथिंग फॉर इंडियंस, यहाँ पर भारतीयों के लिए कुछ नहीं है। दिस एक्ट रेंडर्ड द गवर्नर जनरल पावरलेस बिफोर हिज काउंसिल एंड ही हैड नो वीटो पावर। अभी देखिए गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, इसको 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, इसको एक जो गवर्नर जनरल है बंगाल का,
इसको क्या दिया गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य रहेंगे, यानी अब गवर्नर जनरल है और 4 लोग और हैं, यानी टोटल 5 लोग हैं। जिस तरफ 3 लोग वोट देंगे वही निर्णय होगा, यानी गवर्नर जनरल इधर अकेले रह सकते हैं, इनका बात कोई नहीं मानेगा। तो कहने को तो गवर्नर जनरल है, कहने को तो मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर से भी बड़ा है, लेकिन ये खुद ही अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने क्या है, बेबस होकर रह गया है, क्योंकि इसके पास वेटो पावर नहीं है। जो ये 3 लोग एक तरफ से ग्रुप में बोल देगा वो गवर्नर जनरल को मानना पड़ेगा। इसलिए इस एक्ट का एक खामियां ये था कि दिस एक्ट रेंडर्ड द गवर्नर जनरल पावरलेस बिफोर हिज काउंसिल एज ही हैड नो वीटो पावर। जब हम लोग पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1786 1786 में एक एक्ट आएगा, जो जब कॉर्नवालिस बोलेगा कि हमको वीटो पावर दो, तो इस पॉइंट का बहुत ज्यादा वहां पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी गवर्नर जनरल के पास कोई भी पावर नहीं है। नाम का तो बड़े हैं लेकिन दर्शन में छोटे हैं। गवर्नर जनरल बड़ा है लेकिन ये गवर्नर जनरल क्या नहीं कर सकते हैं, खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसका काउंसिल डिसीजन लेगा और जिधर 3 लोग चला गया वही डिसीजन होगा, क्योंकि टोटल 5 लोग हैं। इसलिए गवर्नर जनरल का पावर को क्या कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम वाज वेग एंड डिफेक्टिव, मोरओवर देयर वाज नो डिमार्केशन इन द पावर्स ऑफ गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई कि फोर्ट विलियम जो बंगाल है वहां पर जहां पर ब्रिटिश रहता था उसको क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम बोलते हैं। यही था ना उसका फोर्ट, जहां पर उसका सब ऑफिस हुआ करता था, यही था शुरुआती दिनों में फोर्ट विलियम्स। तो ये जो बंगाल में फोर्ट विलियम में क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट बनेगा। पर ये डिफाइन नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोविजंस रहेगा। इसका जो प्रोविजंस था इसको कैसे बनाया जाएगा, कौन इसमें रहेगा, सिर्फ बताया गया कि 3 जज है और 1 चीफ जस्टिस है, पर यह नहीं बताया गया कि इसका पावर कहाँ है। तो पहली बार तो इसका पावर क्लेश कर रहा है किसके साथ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास भी बहुत सारा पावर है। अभी जैसा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो इसका क्या कर रहा है, पावर क्लेश कर रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, और इसका खुद का पावर को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। ये भी एक प्रॉब्लम था, जिससे कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में बार बार टकराहट होगी। जैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जब केजरीवाल था, तो दोनों में खूब होता था। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। दोनों का पावर को क्या किया गया, दोनों को आधा आधा पावर दिया गया। इसलिए आधी सरकार भी बोलते हैं दिल्ली की सरकार। उसी समय जब फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर को क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया, तो इसकी टकराहट होती थी किससे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ, बार बार टकराहट होती थी, और सुप्रीम कोर्ट की पावर को क्लियरली डिफाइन नहीं था। ये भी क्या है, एक डिफेक्टिव प्रोविजन से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 3 डिफेक्ट्स था। पहला तो इंडियंस का कोई इसमें जिक्र ही नहीं है, देयर वाज नथिंग फॉर इंडियंस इन इट, इंडियंस के लिए कुछ नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। बोला गया क्या कि भारतीयों को प्रॉब्लम हो रहा है फेमिन से, भारतीयों को प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंशियल क्रंचेस के द्वारा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, भारतीयों को प्रॉब्लम हो रहा है डुअल गवर्नमेंट से, लेकिन भारत के लिए कुछ लाया ही नहीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या करेगा इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करेगा। फिर ये इस एक्ट से गवर्नर जनरल का जो पावर था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो अपने मजबूर थे काउंसिल के सामने, उसके पास वीटो पावर नहीं है, जो काउंसिल निर्णय लेगा वही उसको सुनना पड़ेगा। और तीसरा, द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट, जो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसका जो प्रोविजंस था वो कहीं पर क्लियरली नहीं दिया हुआ था, और इसकी बार बार टकराहट होती थी किससे, गवर्नर जनरल से, क्योंकि दोनों का पावर को डिमार्केट नहीं किया गया था। देयर वाज नो डिमार्केशन इन द पावर्स ऑफ गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट। अब पढ़ते हैं क्या, अमेंडिंग एक्ट 1781।